काफ़ी टाइम हो गया, अब देखेंगे ध्यान से। एक सोल्यूशन है, ठीक है, विच कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मतलब सोल्यूट है इसके अंदर 1.8 ग्राम, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है CH2O, ठीक है, इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट है 40 ग्राम, तो इज ऑब्जर्व टू फ्रीज एट, मतलब सोल्यूशन जो है वो फ्रीज कर रहा है -0.465 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए पानी के अंदर एक सोल्यूट डाल दिया गया और जो सोल्यूशन है वो अब फ्रीज कर रहा है -0.465 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी खुद कब फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 0.465, मतलब डेल्टा TF आ गया 0.465 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है अपने कंपाउंड का। पहले तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूट 1.8 अपॉन उसका मोलर मास, तो ये तो मोल आ गया 1.8 अपॉन एम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40 ग्राम, ठीक है भाई। बच्चों ने दो बच्चों ने डी आंसर बताए, तो डी ही सही आंसर है लग रहा है मुझे भी इसका, जहाँ तक मुझे याद है इस डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। तो यहाँ से आ गया, मोलैलिटी निकाल लोगे, ये मोलैलिटी आ गया। डेल्टा TF आपने निकाल लिया 0.465, ठीक है। पानी जीरो पर फ्रीज करता है क्योंकि पानी प्योर सॉल्वेंट था, तो यहाँ पर डेल्टा TF कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0, माइनस सोल्यूशन का इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ से डेल्टा TF निकाल दिया 0.465 आ गया। 0.465 को KF इंटू एम के बराबर कर देंगे, तो KF तो अपने को दिया हुआ 1.86 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दिया, और यहाँ से मोलर मास निकाल लिया विच कम्स आउट टू 180, जो 180 आ गया। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n कौन सा n है, ये मोल्स नहीं है, ठीक है। मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकाल लेना, 30 आएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा n का वैल्यू। फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल जाएगा C6H12 और O6, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी तरीके से कि आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, कुछ है नहीं ऐसा समझने के लिए, ठीक है। चलो अब इसी बात पर इसका सोल्यूशन भी कॉपी कर दिया, ठीक है भाई। जिन्होंने नहीं किया है उसका सोल्यूशन कॉपी कर लेंगे, ठीक, घर पर कर लेंगे। ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन देख लेंगे आप, फिर उसके बाद घर पर कर लेना, मतलब बाद में कर लेना आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके दे दो ये वाला भी, ठीक है। चलो अब इसी बात पर, ये सेम क्वेश्चन है, अगर तुमको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो ये वाला आंसर सबसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन अब सबसे हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है कि आप ये वाला क्वेश्चन अगर समझ गए हो, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से आंसर करो अब जल्दी से।
ये तो फिर सबका आंसर आना चाहिए, इसके लिए तो चलो तुम्हें टाइम दे दिया मैंने, सबका ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, करो तब तक तुम। क्या बात है, सबका डी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, सबका डी आंसर आ रहा है, ये देख के बहुत बढ़िया लगा कि तुम्हें समझ में आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, डी आंसर इसका सही है, तो बताने लायक बात नहीं है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सबका आंसर आ चुका है, तो अब इसी बात पर अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार है। ठीक है, अब तुम खुद ही करोगे सारे, जल्दी जल्दी कर लोगे, फिजिक्स तो है नहीं जिसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशंस करनी है, तो तुम्हें खुद टाइम दिया मैंने। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, अब इसका भी क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकालेंगे अब सब।
ठीक है भाई, ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं रहना चाहिए कि आंसर ही ना आए। एटलीस्ट 4-5 बच्चों का तो आंसर आना ही चाहिए। गुड। देखेंगे ए आंसर आ रहा है कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 150.5 ग्राम। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है बी। चलिए देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है, एक बार देखते हैं। देखो ध्यान से, 7% बाई मास। 7% बाई मास का मतलब क्या हो गया? 7% बाई मास का मतलब हो गया 7 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो मोलालिटी निकालेंगे। ठीक है भाई, मोलालिटी निकालेंगे। 7% बाई मास है ना, तो मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 7 ग्राम सोल्यूट क्या अपॉन उसका मोलर मास, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अपॉन नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो सॉल्वेंट का तो वेट 93 ग्राम होगा, क्योंकि 7 ग्राम तो सोल्यूट है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 93 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। इंटू 1000 कर दिया, ग्राम में लिया गया है मास। तो यहाँ से मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से मोलालिटी का मतलब एक्सप्रेशन आ गया, जो भी मोलालिटी का एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है विच इज़ 0.93 आप निकाल लोगे, इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर रख देंगे, मोलालिटी रख देंगे 7000 अपॉन एम इंटू 93 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट करना, 150.5 आ रहा था। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। गलत तो नहीं कैलकुलेट कर लिया? आंसर 150.5 आ रहा है, गलत है आंसर तुम लोग का। ठीक है, चलो तो अब देख लेना इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ठीक है, अब देख लो गलती कहाँ पे किया। तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो बोल बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बता दो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख के हो गया हो तो भी बता दो। चलो, तो हो गया होगा ये सवाल अब। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो ए आंसर बताया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है, एक बार चेक कर लो, गलत है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डीसीए कब अपलोड होगा? क्या बात। ऐसा हुआ नहीं है क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डीसी अपडेट अपलोड नहीं हुआ है क्या? मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डीसी अपलोड नहीं हुआ है क्या? मैंने तो कर दिया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डीसी अपलोड। ठीक है, जाके वापस से देखो एक बार, आपको दिख जाएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डीसी। ठीक है, देख लेना जाके। मेरे हिसाब से हो गया है। अब आपको नहीं मिल रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है आपको। डीसी 5 जो है वो यही है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डीसी। चार, चौथा और पांचवा डीसी एक साथ दिया गया था। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तरह तरीके से बताया जा रहा है, ए बी सी, ए बी, ए सी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। देखिए यहाँ पर बात बोली गई है कि 1 मोलाल सोल्यूशन है ईच कंपाउंड, ठीक है, ऑफ ईच कंपाउंड। तो मोलालिटी तो सबकी बराबर है, इसका मतलब, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मोलालिटी सबकी बराबर है, यहाँ तक मालूम हो गया। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है सबका, मतलब अल्फा सबके लिए एक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, डेल्टा टी एफ क्या होता है? मोलालिटी और के एफ तो सबके लिए सेम है, क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम ही है, तो सॉल्वेंट ही होता है के एफ। तो डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट माइनस टी एस बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। इतना लिख दिया। आई होप यहाँ तक समझ में। अब ध्यान दो, टी एस की वैल्यू, यहाँ से टी एस की वैल्यू कितनी आ गई? टी नॉट माइनस आई के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला भी तो चाहे तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि सोल्यूशन का, जस्ट अ सेकंड, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यू में मेमोराइज दिस फॉर्मूला टू, एट सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है टी एस इज इक्वल्स टू टी नॉट माइनस, इन टी नॉट इज ऑल्सो सेम बिकॉज सॉल्वेंट इज सेम, सॉल्वेंट सेम है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे देखिए माइनस का साइन दिख रहा है आपको। माइनस का साइन बोलने का मतलब क्या है? जितना आई ज्यादा होगा उतना टी एस कम होगा, या जितना आई कम होगा उतना टी एस ज्यादा होगा। हमें क्या करना है? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए सोल्यूशन का। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट टी एस की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब आई की मिनिमम वैल्यू होगी। तो चारों ऑप्शन में आई सबसे कम कहाँ पर होगा? सबसे कम पार्टिकल डिसोशिएट कहाँ होंगे? पहले वाले केस में तो टोटल 4 पार्टिकल डिसोशिएट होंगे, ठीक है। दूसरे वाले केस में टोटल 3 पार्टिकल डिसोशिएट होंगे, एक मॉलिक्यूल से 3 पार्टिकल बनेंगे। फिर तीसरे वाले में 2 बनेंगे और चौथे वाले में एक ही रहेगा, क्योंकि डब्बे के बाहर कोई आयन नहीं पड़े हैं। डॉट 3s2 है तो क्रस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्या टूटेगा? ठीक है, तो यहाँ पर खाली डब्बा है, डब्बे के बाहर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इसकी वजह से ये खुद ही नहीं टूटेगा, डब्बा का डब्बा बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई की जहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी, जहाँ पर आई कम से कम होगा, वहाँ पर टी एस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसके इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर भी बता देना, मुझे, मैं समझा दूँगा।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी मेमोराइज करेंगे। आ गया भी समझ में ये? लेट मी क्लियर, क्या ये कंप्लीट हो गया? इफ इट इज कंप्लीटेड देन लेट मी नो। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये चीज़ याद रख लेना यहाँ से कि जितनी आई की वैल्यू कम होगी उतना टीएस ज़्यादा होगा। अगर आई का डिस्कशन है क्वेश्चन में, अगर आई का जिक्र किया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आई की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। यहाँ पर टीएस बोलने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मैक्सिमम होगा जब आई की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, चलो, तो इसी बात पर अब कर लो एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता दो तुम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुम ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो। अब सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सबको बताना है, सबको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सबको बताना है एकदम सही सही। हो सकता है दिक्कत आ जाए तुम्हें कि मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कैसे होंगे, डिसोशिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे। मैं पहले वाले का केस बताता हूँ, पहला वाला केस कैसे डिसोशिएट होगा। इसमें देख रहे हो C6H5NH3 है ना, तो ये C6 है ना, H5NH3 प्लस ये अलग टूट जाएगा। ठीक है, NH3 तो होना नहीं, अच्छा ठीक है, NH3 प्लस ये अलग टूट जाएगा और Cl माइनस अलग टूट जाएगा। ठीक है, पहले वाले का डिसोसिएशन तो ऐसा होगा, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो दो पार्टिकल जनरेट कर रहा है, पहला वाला जो मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए हाईएस्ट होगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कब हाईएस्ट होता है? जब आई की वैल्यू कम से कम होगी। आउट ऑफ द फोर चॉइसेस इन विच चॉइस द वैल्यू ऑफ आई इज मिनिमम, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ये सोचना है तुमको किसके लिए आई की वैल्यू सबसे छोटी है चारों ऑप्शन में।
बहुत बढ़िया भैया ना, डी आंसर। डी वाला टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज है। ठीक है भैया, भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन टूट, डी वाले ऑप्शन को अगर हम देखें, आई की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब टी एस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि आई कम होगा तो टी एस बढ़ेगा। टी एस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का। ठीक है, चलिए अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ऑप्शन बी है ये कितने पार्टिकल जनरेट करेगा जब डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब जब टूट जाएगा तो ये कितने पार्टिकल डिसोशिएट करेगा ये वाला पार्टिकल। तो यहाँ पर भी कितने, 3 पार्टिकल जनरेट होंगे। एक तो कैल्शियम +2 होगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रेट हो जाएंगे, 2NO3-। ठीक है क्या, इस तरीके से यहाँ पर पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कैल्शियम नाइट्रेट का 2 आयंस, मतलब 3 आयंस को जनरेट करेगा, 3 पार्टिकल्स को जनरेट करेगा। ऐसे ही थर्ड वाले ऑप्शन में फिर से 3 पार्टिकल जनरेट, फोर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया भी है किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में भी 3। ठीक है, तो इफ आई इज मिनिमम, फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर इक्विमोलल सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड हैव टू नोट दिस पॉइंट। ठीक है, so make a note of this point that if I is minimum then freezing point is maximum for equimolar solution. You have to make a note of this point. This point is very important. अगर I कम से कम होगा, मिनिमम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। किसका मैक्सिमम होगा? सोल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर सोल्यूशन, फॉर इक्विमोलर सोल्यूशन, ऑब्वियसली लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जल्दी से इसको नोट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। और यार तुम शेयर नहीं करते हो लेक्चर्स को, इसीलिए मुझे लगता है कि जो बच्चे देख रहे हैं वही देखते रहते हैं, नए बच्चे आ नहीं पाते वहाँ पर। ठीक है, तुम्हें एक बटन दबानी है शेयर करने की, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोच के शेयर नहीं करते हो। चलो, जैसे ही आया करो सबसे पहले लेक्चर शेयर कर दिया करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, लेकिन तुम शेयर नहीं करते हो लेक्चर। जो बच्चे यहाँ मेरे इंस्टीट्यूशन में, जैसे जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं और वो जी शाइन अकेडमी के पार्ट नहीं है, एटलीस्ट वो तो शेयर कर दिया करें। वो तो एकदम ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि मैं उनको इतना सारा मेहनत करके कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनका काम तो बनता है शेयर करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, तो शेयर कर दिया करो यार, मुझे थोड़ा बढ़िया लगेगा, थोड़ा और मेहनत करने की इच्छा जागेगी। तुम आते हो, देखते हो, काम करते हो, चले जाते हो। ठीक है, शेयर वेयर नहीं करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी फिर से देख चुके हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन हो। तो पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ें।
टॉपिक तो रोज का इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन आप क्या करते हो, आपका दिमाग ही शांत नहीं रहता रोज। टॉपिक तो रोज ही एक जैसा रहता है। ठीक है, आज के टॉपिक में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आप रोज अपने दिमाग को शांत करके आया करो, रोज आपको अच्छा लगेगा टॉपिक। चलिए तो एक कोई बच्चा इसका आंसर दे दो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए का मतलब क्या है? 4% बाई मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हम 4% बाई मास की बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर सोल्यूशन में 4% का मतलब 4 ग्राम सोल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। 10% का मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन पे नज़र डाल देते हैं एक बार। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको अपने अपनी आंखों के सामने दिख रहा होगा। 4% का बाई मास ले रहे हैं, 10% भी बाई मास ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 ग्राम सोल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। इसका आंसर तो देख लें पहले। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है, सही बात है। ठीक है, तो जिनका ए आंसर आया उनका सही है। और तुक्का ना मारा करें, अगर कोई तुक्का मार रहा है, ठीक है, खुद का निकले तभी बताएं। ठीक है, 4% का मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। 10% का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब देखो टीएस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे आप। टीएस का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 2-3 बार एम्फेसाइज कर चुका हूँ इस चीज़ को। टीएस का फॉर्मूला याद कर लेंगे। टीएस बराबर क्या होगा? टी नॉट माइनस के एफ इंटू एम। और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पर आई और लगा देना, आई इंटू के एफ इंटू एम। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4% एक्वस सोल्यूशन है और 10% एक्वस सोल्यूशन। एक्वस बोले तो सॉल्वेंट तो वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर है तो के एफ तो सबके लिए सेम होगा। टी नॉट और के एफ दोनों चीज़ सेम होगा, क्योंकि बोथ सोल्यूशन आर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अगर मान लो दोनों का टीएस भी तो बराबर है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। मतलब ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बराबर, मतलब टीएस बराबर है। और टीएस बराबर है तो टी नॉट और के एफ तो सबके लिए बराबर है। तो अगर मोलैलिटी बराबर हो गई ए और बी के लिए, तो टीएस तो ऑब्वियसली बराबर ही हो जाएगा। तो मोलैलिटी बराबर हो गई है ए और बी की, क्योंकि सब चीज़ बराबर है। टीएस भी बराबर है, टी नॉट भी बराबर है, के एफ भी बराबर है, तो एम भी तो बराबर होना चाहिए। तो एम ए का और एम ए बी का बराबर कर दो। मोलालिटी निकालो ए के केस में और बी के केस में। तो ए के केस में मोलालिटी निकालोगे 4% है, तो 4 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 4/60। 60 यहाँ पे देखो मोलर मास दिया है ए का मोलर मास दिया है 60। ठीक है, और अगर 4 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट है तो 96 ग्राम 96 ग्राम तो सॉल्वेंट के बचे। तो यहाँ से तो ए की मोलालिटी आ गई। ऐसे बी की मोलालिटी में 10 ग्राम उसके 10% है ना, तो बी का 10 ग्राम सोल्यूट है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन थे, 10 ऊपर आ गया और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 आ गया, मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000। इन दोनों चीज को बराबर करोगे, एम बी की वैल्यू जाएगी 160 ग्राम आ जाएगी, 160 ग्राम आ जाएगी। बात समझ गए? तो ए ऑप्शन सही आएगा, 160 ग्राम आ जाएगा। तो मोलालिटी बराबर करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, मोलालिटी दोनों की बराबर करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कॉपी नहीं कर पा रहे हो, तो बोल देना मुझे, मैं स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर। ठीक है, बाकी अभी के लिए आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी।
क्या बात है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हेलो। मैंने भी जमा ही पिछले महीने की 80,000 कम हो रही थी, रेपो रेट का हुआ। चलिए ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।
अच्छा भाई, तो लेट हो गया काफ़ी, देख लेते हैं सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अभी तक तो किसी ने आंसर ही नहीं दिया है। चलो देखते हैं फिर आगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ द सिटी वाज फाउंड टू बी -9.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, टेम्परेचर, शहर का टेम्परेचर है -9.3 डिग्री सेल्सियस। कार वॉज यूज हुज रेडिएटर वॉज फिल्ड विद 5 लीटर ऑफ वाटर। कार में, रेडिएटर में 5 लीटर पानी भर दिया गया है। वॉट क्वांटिटी ऑफ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इसके अंदर हमने कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाला है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसी चीज होती है जो वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, ठीक है। बात समझे, -9.3 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रीज हो जाएगा, तो हमें उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, याद भी रख सकते हो नाम। इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। उसके पानी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, जिससे चले, मतलब वो फ्रीज ना हो जाए। तो अब देखो ध्यान से, अगर उसका टेम्परेचर -9.3 डिग्री सेल्सियस तक ला दें, मतलब अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, अगर हमने उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है ना। मान लो वो घट घट के कहाँ पर आ गया, -9.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो अगर -9.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, तो फिर कार को यूज किया जा सकता है ना चलने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? -9.3 डिग्री सेल्सियस तक लाना है अपने को। तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया? 9.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। जीरो पर फ्रीज हो रहा था, 9.3 तक नीचे ले आए। तो कितना नीचे ले आए? 9.3 डिग्री सेल्सियस नीचे ले आए। तो डेल्टा टी एफ तो 9.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। चाहे तो उससे भी नीचे ले आओ, उससे भी नीचे ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 9.3 इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ठीक है। के एफ इज 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ एन इज अ मोल्स ऑफ सल्यूट, एन का मतलब है मोल्स ऑफ सल्यूट, अपॉन यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी मतलब 5 किलोग्राम पानी हो गया। तो 5 किलोग्राम वाटर ले लिया यहाँ पर, 5 kg वाटर, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पर, ठीक है। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू आएगी 25। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। मोल्स ऑफ सल्यूट आ गए, तो मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गए, ठीक है। बात समझे? इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रख लेना। C2H6 होगा, O2 होगा फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का, ओके। तो मोलर मास निकाल लो यहाँ से, 62 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ एंटी फ्रीजिंग एजेंट कितना यूज किए हो? 25 मोल है, तो 25 इंटू 62, 1550 ग्राम, ठीक है। 1550 ग्राम आपने यूज किया है एंटी फ्रीजिंग एजेंट का, 1550। उससे ज्यादा अगर डालोगे तो और नीचे आ जाएगा। तो 1550 ग्राम पे यूज हो जाएगी कार चलने के लिए। कम से कम हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल रहे हैं। व्हाट मिनिमम होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट मिनिमम क्वांटिटी, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ भी डालोगे, 2100 ग्राम भी डालोगे ना तो भी चलने के लिए काम में आ जाएगा पानी, ठीक है। 3200। तो यहाँ पर मिनिमम के लिए आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मिनिमम के लिए आंसर होना चाहिए 1550 ग्राम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज़, और अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप मुझे ये बात बता सकते हो, ठीक है। आप मुझे बता दो, मैं आपको वापस से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलो तब तक के लिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कॉपी कर लो। तो आंसर बताया गया था सी, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, ठीक है। सी सही आंसर है। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। बट फिर भी अगर कोई डाउट एग्जिस्ट करती है आपके इस क्वेश्चन के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे वो बता सकते हो, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन हो चुका होगा। जल्दी जल्दी करके मुझे बता दो जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, लिख के, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए। जल्दी छापो भैया। वेरी गुड। It's 18 hours. चलो, उम्मीद है सबने छाप लिया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो और ये वाला क्वेश्चन भी कर दो अब, ठीक है। अब तो आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आसान सा कर दो।
ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करो और लेक्चर शेयर कर दिया करो यार। लेक्चर को शेयर कर दो अपने जो भी दोस्त तुम्हारे 9th 10th में तुम्हारे साथ रहे हों या अभी तुम्हारे कलीग हों, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, उनके साथ ये लेक्चर शेयर कर सकते हो, वो भी देख लेंगे यार। हो सकता है बहुत लोग नहीं बना रहे हो लेक्चर। अभी ऐसे 8-10 लोग तो देख रहे होते हैं सामने, तो मोटो भी थोड़ा सा नीचे ही रहता है। अभी 50 लोग देखेंगे, 60 लोग देखेंगे, तो ठीक है, अपने को भी मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चलो बढ़िया और बढ़िया कंटेंट बनाएंगे और बढ़िया से चीज़ों को डिलीवर करेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक बार बताने के लिए ये बोला कि डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो है वो 9.3 और डेल्टा टी एफ का वैल्यू 9.3 रख दिया। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन लिख लेने दो, बाकी बच्चों को फिर बता दूँ। डेल्टा टी एफ का वैल्यू 9.3 रख के हमने मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, तो वहाँ से मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना। मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 25, और इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ पर मोलर मास पता है तुम्हें, तो बस वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया हो। चलो भाई, आंसर बता दिया गया है बी, तो आप आगे बढ़ते हैं। क्या इसका आंसर बी सही है? बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पानी का दिया है विच इज 1.86। ठीक है, हमें पता है, याद कर लेना चाहिए, अभी तक रट भी लेना चाहिए। 0.01 मोलालिटी दी गई है, तो यहाँ पर और डिप्रेशन दिया गया, तो डिप्रेशन दिया गया, डिप्रेशन बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम लगा देंगे, तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकाल लोगे। और एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1 + n - 1। n कितना होता है? 2 पार्टिकल जनरेट करेगा, 2 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर बी आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो चुका होगा सबका। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते पेपरों के अंदर। ठीक है, तो रिवीजन अपना स्ट्रांग रखो भाई, बात समझे? अपना तुम्हें रिवीजन स्ट्रांग रखना है। रिवीजन अगर स्ट्रांग रख ले गए ना, तो दुनिया के सारे एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो। तुम्हें 10 चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें एक ही चीज़ों को 10 बार करना है। ठीक है, पागलों की तरह मत भागो इस किताब को कर, तुम्हें किताब नहीं छूनी है। मैं जो क्वेश्चन भेजता हूँ दैट आर मोर देन सफिशिएंट, या जो भी हमारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इवन मैं आपको बोलता हूँ, नोट्स ही अगर तुम प्रॉपरली कर ले जाओगे ना, तो भी क्रैक कर दोगे एग्जाम। नोट्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन आते नहीं बाहर से। तो फालतू बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से किताब खरीदने की जरूरत नहीं, पागलों की तरह मत भागो। ठीक है, ऐसे बच्चों को कुछ होता नहीं है। और ज़्यादा करने की कोशिश मत किया करो, बहुत ज़्यादा करने के पीछे भाग रहे हो, जितना हो पाए उतना ही करो। चलो, पिछले वाले क्वेश्चन में जिसको नहीं समझ में आया, डेल्टा टी एफ का वैल्यू इतना है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम रख दिया। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 5 लीटर पानी का 5 किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ से मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, बस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें, और ये भी आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इसी बात पे अगला क्वेश्चन कर दो फटाक से, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब आसान आसान से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जस्ट स्पीड अप करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, चलो बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके दो, देखें कौन सबसे जल्दी करके आंसर देता है इस क्वेश्चन के लिए।
चलो भाई, जिन्होंने सी आंसर बताया, ठीक, गलत आंसर बताया, तुक्का मारा गया है सी ऑप्शन। सी कैसे आ रहा है? सी तो आ ही नहीं सकता। फ्रीजिंग पॉइंट तो पानी का होगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। सी कैसे आ सकता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। सी तो आएगा ही नहीं। चलो फिर देख लो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो ध्यान से, केसीएल के लिए आई की वैल्यू निकाल लोगे 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अल्फा 50% तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3/2 आ गई। अब डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई टू के एफ इंटू एम, 3/2 इंटू के एफ 1.86। 1.86 मतलब पानी है ना? पानी के लिए होता है। इंटू एम मोलैलिटी, मोलैलिटी 0.5 है, 1/2 रख दिया यहाँ से। डेल्टा टी एफ 1.395 आ गया। ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ टी एस। हम तो डायरेक्टली टी एस का फॉर्मूला भी तो जानते हैं, चाहे तो डायरेक्टली टी एस का फॉर्मूला लगा देते। अब ध्यान से देखो, डेल्टा टी एफ कितना लिखोगे? टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट इज 273। टी नॉट मतलब पानी का जो प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट होगा पानी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। सो 273 माइनस टी एस करेंगे, 1.395 लिख देंगे। टी एस की वैल्यू यहाँ से निकालें, 271.605 आएगा। उसके हिसाब से बी आंसर इसका सही होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर सही आएगा, पता नहीं कैसे कैसे बता रहे हो। ठीक है, अब इसी बात पे इसके सोल्यूशन को भी छाप लो। इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन लिख लेना, मतलब हो भी गया होगा सॉल्यूशन लिख के। अब तुम्हें दो क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन ये लिखो, जल्दी से लिख के बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। दो क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, मतलब जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कर लेना। पहले जल्दी से पहला वाला क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। लिख के बताओ मुझे तुरंत। ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन लिख के बता दो कि हो गया, जल्दी से। वेरी गुड। चलो इसी बात पे अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आंखों के, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मतलब सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें लिखना है सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन लिखो।
डेल्टा TF 0.72 आ रहा है। कौन से क्वेश्चन का डेल्टा TF 0.72 आ रहा है? ये कौन से क्वेश्चन का डेल्टा TF 0.72 आ रहा है? Can you tell me the which question you're talking about of which delta TF is 0.72? चलो ये क्वेश्चन हो जाए फिर बताओ जल्दी से हो गया है क्वेश्चन की नहीं, लिख के हो गया। कैसे 1.395 आ रहा है? मैंने दिखाया होगा जैसे आ रहा है, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी वापस से देख लेना, वापस से सुन लेना। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है लिख के हो गए होंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर लेक्चर विच इज पॉइंट्स टू रिकैप्चर। अब देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आज के लिए हमें रिकैप्चर करने चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि डेल्टा TF का फॉर्मूला पता होना चाहिए, KF इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है, और या डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाई TS का फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज TS मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा T0 माइनस I KF इंटू M, और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I को छोड़ सकते हो, ठीक है। I को छोड़ देना तो वो इतना आ जाएगा। चलो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन पता, तुम अभी लिखना बंद करो, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स टू रिकैप्चर कर रहे हैं, उसको देखो। सोल्यूशन का जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला याद करने वाली बात है यहाँ पर। KF का फॉर्मूला याद रखना हमें RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF, या KF का एक और फॉर्मूला RTF स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेल्टा H फ्यूजन। तो ये थर्ड फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिर फोर्थ वाला पॉइंट ये याद रख सकते हो कि इट इज KF इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। KF सिर्फ सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, ये पॉइंट याद रखो। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का। ये जो 6th पॉइंट है, इस 6th पॉइंट में ये लिखा है कि I की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वो वाला पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर। तो इतने पॉइंट आप याद रख सकते हो, तो फिर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, और इसके ऊपर का भी DCA आज रात को शायद मिल जाएगा, ठीक है। आज रात को शायद मिल जाएगा इसके ऊपर का भी DCA। तो कोई डाउट रहा करे तो मुझे बता दिया करो, ठीक है, लेक्चर में ही, तो हम उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी यार लेक्चर को शेयर कर दिया करो सबके साथ, ठीक है। ज़्यादा लोग देखेंगे, कई दिन से देख रहा हूँ मैं, 8-10 लोग देखते हैं, मोटो डाउन हो जाता है पूरी तरीके से। इतने अच्छे तरीके से तो लेक्चर डिज़ाइंड है, ठीक है। बाकी अगर आप यूट्यूब पर देखोगे ऐसे अजीब अजीब लेक्चर ले रहे हैं लेकिन 100-150 लोग देख रहे हैं, तो वो शेयरिंग करने का ही नतीजा है। आप ये वाले लेक्चर्स को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़े, रिवाइज करते रहे, ठीक है। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.